हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड दोस्तों ये वीडियो होगा। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो कि बनारसी में ये यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसी के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करेंगे साथियों कि कैसा इसका प्रीवियस ईयर पेपर आया था इसके एग्जामिनेशन में, जो कि खास था एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। साथियों इसको मैं दो पार्ट्स में लेकर के आ रहा हूँ, इसलिए दो पार्ट्स में लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन का पेपर है और 100 क्वेश्चन होने के बाद ये इसका जो पीडीएफ बन रहा है वो 60 पेजेस में पीडीएफ बन रहा है। तो साथियों इसको मैंने सोचा कि इसको मैं क्यों ना पार्ट वाइज कर लूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एलएलएम का पेपर है और ये सेट ए है। जो साथियों पेपर होता है, अगर हम काशी विद्यापीठ की बात करते हैं जो कि बनारस में है, उसमें जो पेपर होता है वो 400 मार्क्स के एलएलएम के एंट्रेंस के एग्जामिनेशन होते हैं। साथियों यहाँ पे थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, उस इंस्ट्रक्शंस को हम देखेंगे। इस पुस्तिका में कुल 100 प्रश्न होते हैं। आप लोगों का पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं तथा सबके अंक समान हैं। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, मीन्स कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और ये जो पेपर होता है साथियों, मैं आपको आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये पेपर बाइलिंगुअल होता है, मीन्स कि बोथ लैंग्वेजेस में ये पेपर आते हैं, हिंदी में भी आते हैं एज वेल एज इंग्लिश में भी आते हैं। तो ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ लेंगे बाय द टाइमिंग, जो भी आपको टाइम मिलेगा। अब साथियों बिना देर किए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो मेरा मेन मोटिव है, जो साथियों मेरा मेन मोटिव है आप लोगों को पेपर शो करना कि पेपर एग्जामिनेशन में आता कैसे है। अगर आपको पता रहेगा कि हाँ पेपर इस पैटर्न पे आता है तो आप कहीं ना कहीं बेहतर कर जाएंगे। और साथियों रहा एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप कभी भी एलएलएम एंट्रेंस देते हैं किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें, जैसे कि डीडीयू हो गया जिसको हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी कहते हैं, या फिर हम ले लेते हैं अपने ये एमजे के भी, मीन्स कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ऐसे ही इसी के साथ साथ हम छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी को ले लेते हैं। तो साथियों ये जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी होते हैं ये सभी कहीं ना कहीं एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं और ये एक ही पैटर्न पे अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाते हैं। तो साथियों मैं ये आप लोगों के लिए मुहिम लेकर के आ रहा हूँ, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर कराने का कोशिश करूँगा। जो भी हमारे पास पेपर अवेलेबल होंगे उन सभी पेपर को मैंने धीरे धीरे मैं आपके एग्जामिनेशन से पहले, आपके एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन पूरे होने से पहले मैं सभी पेपर को कंडक्ट करवा दूंगा। साथियों रही सवाल, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, साथियों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और बता देना चाहता हूं कि इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूईटी में शामिल नहीं है। एक बार और मैं बताना चाहूँगा ये इन्फॉर्मेशन कि इलाहाबाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये इस बार सीयूईटी में शामिल नहीं है। शामिल कौन कौन यूनिवर्सिटी है? आपका बीएचयू शामिल है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में यूनिवर्सिटी है वो शामिल है। तो साथियों जिसका जिसका पेपर हमारे पास मिल रहा है, जो जो हमारे पास सेट मिल रहे हैं, उन सभी सेट को मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी अपने यूट्यूब चैनल पे करा दूंगा। साथियों अब इसको आप वॉच करिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारत का संविधान उतना ही संघात्मक है जितना कि वह दयात्मक राज्यतंत्र स्थापित करता है? और कहा जाता है, किसके द्वारा ये बात कहा जाता है? इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी यहाँ पे रीड कर सकते हैं। कह रहा है, Who among the following express the view of the Indian Constitution is federal as much it has been established what may be is called the dual polity? तो इसको किसने कहा था? तो साथियों ये जो इनका मार्क किया गया है, करेक्ट आंसर इनका है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा कहा गया था। मीन्स कि बाबा साहब अंबेडकर साहब के द्वारा ये बातें कही गई हैं। तो इसी प्रकार के सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जो भी क्वेश्चन पे इस पर मार्क किया गया है, जहाँ जहाँ करेक्ट लिखा गया है वही इसका करेक्ट आंसर इसका मार्क किया गया है। साथियों सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द सेल्स ऑफ गुड एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन। अब देखिए यहाँ से इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है ये कब आया था फोर्स में। तो आप सभी लोगों को पता है कि 1 जुलाई 1930 को ये सोगा एक्ट हमारे कम इनटू फोर्स हुआ था। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है। माल विक्रय अधिनियम 1930 कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 1930 को साथियों ये लागू हुआ था।
आप बस क्वेश्चन के नेचर को देखते जाइए कि हाँ ये क्वेश्चन जो आस्क कर रहा है, जो पूछ रहा है, ये कहाँ से पूछ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। बस आप क्वेश्चन के नेचर को समझे रहेंगे तो मान के चलिए कि आप कहीं ना कहीं पेपर बेहतर करके आएंगे। देखिए यहाँ पे दे रहा है कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 52 संबंधित है, किससे संबंधित है। यहाँ पे सेक्शन जो दे रहा है सेक्शन 52 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है साथियों, तो ये इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड है, मीन्स की अतिलंघन जो होता है उसी अतिलंघन से ये रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, आप देखते रहिए क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, किस किस टॉपिक से ये क्वेश्चन को उठा रहा है। अब बात कर रहा है हिंदू विवाह अधिनियम लागू हुआ था, तो कब से लागू हुआ था साथियों, तो यहाँ पे देखिए सब में एक चीज कॉमन दे रहा है, 1955 इसमें भी कॉमन दे रहा है, 1956 इसमें भी कॉमन देना है। अब डेट को देखिए, ये भी मई और मई सारा मीन्स की मई जो महीना है ये भी कॉमन दे रहा है। अब देखिए 18 यहाँ पे भी दिया, 18 मई 1956 और फिर 18 मई 1955 यहाँ पे भी दिया है। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये बी वाला करेक्ट आंसर होगा। 18 मई 1955 से आपका क्या हुआ था, हिंदू विवाह अधिनियम को लागू कर दिया गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो आप बेहतर करके आएंगे एग्जामिनेशन में। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन दे रहा है, सूची 1 तथा सूची 2 को मिलाइए और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। यहाँ पे प्रस्ताव दिया है, प्रस्ताव देने का निमंत्रण दिया है, प्रस्ताव स्वीकार करने वाले प्रस्तावक की स्वीकृति के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे जो डी दे रहा है प्रस्ताव का प्रतिसंहरण दिया है, मीन्स कि उसका रिवोकेशन किस प्रकार से होगा। और फिर यहाँ पर दे रहा है सूची सेकंड में दे रहा है ग्रेंज एंड सन्स बनाम गफ का मामला है, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पाद प्रणन महासभा लिमिटेड बनाम गंगा भागा चौधरी का मामला है, हेनार्थ बनाम आगे देखिए हेनार्थ बनाम फ्रेजर का मामला है और पावेल बनाम ली का मामला है। तो जो साथियों इसका करेक्ट आंसर मार्क किया गया है, अगर इसके हम करेक्ट आंसर के मार्क को हम देखें तो ये इसका ए वाला करेक्ट आंसर मार्क किया गया है और यही इसका करेक्ट आंसर भी होगा। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, रीचेक भी कर सकते हैं, जो जहां तक हमको आंसर जो भी समझ में आया उसको मैंने यहाँ पे मार्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 को कितने अध्याय में विभाजित किया गया है। तो साथियों पूछ रहा है इन हाउ मेनी चैप्टर्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हैज बीन डिवाइडेड। तो साथियों आप सभी को पता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जिसको हम लोग टोपा एक्ट कहते हैं, ये 8 चैप्टर्स में क्या है डिवाइड किया गया। सभी क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के हैं, 100 क्वेश्चन है 400 मार्क्स के ये पेपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी विवाहित महिला का अपने अपहरण की सहमति देना यदि कोई अपराध है तो वह किस तरह का अपराध माना जाएगा। अगर इस प्रकार का कोई अपहरण है तो किस प्रकार का अपराध माना जाएगा। अपहरण करने के लिए दुष्प्रेरण उसको माना जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया है, खुद दुष्प्रेरित किया, खुद ही अपने आप को अबेटमेंट करवाया है कि मेरे को क्या कर लो, मेरे को अरेस्ट कर लो, मेरे को क्या कर लो, अपहरण कर लो, किडनैप कर लो। इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए कह रहा है what offenses if any has committed by any married woman given free consent। अगर फ्री कंसेंट की बात करते हैं तो साथियों हम लोग को भाग करके जाना पड़ता है, कहाँ पे भाग करके जाना पड़ता है, हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 14 में भाग करके जाना जाता है। फ्री कंसेंट के बारे में वहीं पे डिफाइन किया गया फॉर हिज अबडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा साथियों ए वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहाँ पे डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम से संबंधित है, जो कि विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम है उससे संबंधित है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो सेक्शन नंबर 374 मार्क किया जाएगा। डायरेक्ट आपसे सेक्शन ही यहाँ पे हिट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है एक युवा व्यक्ति किसी महिला के सामने 1000 रुपए का नोट इस तरह लहराता है मानो महिला से किसी अश्लील व्यवहार के बदले में वह धन देना चाहता हो, उसे किस अपराध के लिए योजित किया जाएगा, मीन्स कि उसके किस अपराध के लिए बुक्ड किया जाएगा। तो आप साथियों सभी लोगों को पता है कि आईपीसी की सेक्शन 509 के बारे में ये बात कर रहा है और वहीं पे जेस्चर और इंटेंशंस के बारे में बात किया जाता है। साथियों यहाँ पे एक और सेक्शन आ जाता है, सेक्शन नंबर 354 आ जाता है। 354 भी हमारे लिए आउटरेजिंग ऑफ मोडेस्टिस के बारे में बात करता है। अगर किसी भी फीमेल के मोडेस्टी को हम लोग हार्म करते हैं तो उससे रिलेटेड ये मामला बन जाता है और इससे एक रिलेटेड केस लॉ होता है जिसको हम लोग रूपल देव बजाज वर्सेस केपीएस गिल्स के नाम से भी जानते हैं। वो भी केस हमारे लिए 354 से लेकर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब साथियों हम 354 की बात करते हैं तो इसमें ABCD ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है जब आप एग्जामिनेशन में पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि
ट्रेडमार्क एक्ट जो 1999 के अंतर्गत संग्रहित चिन्ह परिभाषित है, तो किसमें परिभाषित किया गया है? तो साथियों ये अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जो आंसर मार्क किया गया है सेक्शन नंबर 2(1) सब क्लॉज जी के अंतर्गत इसको मार्क किया गया है, इसका करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते वन्य जीव संरक्षण से संबंधित नहीं है, सही उत्तर दीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। सीमा परिय संदर्भ में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समझौते के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर 11 का होगा। 12 की हम बात करते हैं साथियों, 12 वाले क्वेश्चन में कह रहा है हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 का अध्याय भरण पोषण से संबंधित है। कौन सा अध्याय संबंधित है साथियों? तो इसका जो चैप्टर नंबर 3 है, यही चैप्टर नंबर 3 ही इसका संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से प्रयोग करके आंसर दें। यहाँ पे दे रहा है पब्लिक लाइबिलिटीज के बारे में। जो पब्लिक लाइबिलिटीज की बात होती है तो साथियों हम लोग MC मेहता एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में हम चले जाते हैं। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है तो इसके लिए हम कहाँ चले जाते हैं साथियों? नर्मदा बचाओ आंदोलन के पास हम चले जाते हैं। अगर वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस की बात आती है तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं? तब हम लोग चले जाते हैं स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस मर्दू अली खान के केस के पास चले जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं साथियों, जब यहाँ पे हजार्डस वेस्टेज मटेरियल की बात आती है तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं? रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के मामले में यहाँ पे चले जाते हैं। और जो इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों वो बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका मार्क किया जाएगा। आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये पेपर आप ही लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर चाहते हैं साथियों कि आपको इसका PDF मिले तो आप लॉ विथ रोनित नामक ये यूट्यूब चैनल आप जाएंगे, वहाँ पे इसका आपको वीडियो भी मिल जाएगा और वहाँ पे आपको बहुत सारी मटेरियल मिल जाएंगे जो यूपी PCSJ और उत्तराखंड PCSJ, बिहार PCSJ से रिलेटेड काफ़ी मटेरियल भी मिल जाएगा। और इसका टेलीग्राम ग्रुप है लॉ विथ रोनित चैनल, अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं साथियों तो वहाँ से आपको इसका PDF आसानी से मिल जाएगा। जो भी वहाँ पे मैंने टॉपिक कवर किया है सबके लगभग 90% उसके PDF वहाँ पे अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कर वसीयती संरक्षक और उसकी शक्तियों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं साथियों? तो धारा नंबर 9 के अंतर्गत इसको प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कर सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। अब दे रहा है NHRC सब में NHRC दिया है। न्यायमूर्ति रंगराजन मिश्रा किससे रिलेटेड है? तो साथियों ये इससे रिलेटेड है, NHRC नंबर 1 से रिलेटेड है। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है न्यायमूर्ति S आनंद किससे रिलेटेड है? तो NHRC मीन्स कि ये C नंबर वाले से रिलेटेड है। फिर अगर इससे बात करते हैं न्यायमूर्ति वेंकट चलैया साहब किससे रिलेटेड है? तो ये NHRC 3rd से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि न्यायमूर्ति JS वर्मा किससे रिलेटेड है? तो ये NHRC जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 4 है उससे ये रिलेटेड है। अब इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया गया साथियों ये A वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जामिनेशन में मिलेंगे। आपको इससे ज़्यादातर आपको जो प्रोसीजरल लॉ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेंगे, जैसे कि आपको CPC से क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा, CRPC से आपको देखने के लिए क्वेश्चन नहीं मिलेगा, IPC से आपको देखने के लिए डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। और उसके बाद से इंडियन एविडेंस एक्ट से आपको कुछ क्वेश्चन देखने के लिए 1-8 क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बनता है। आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन मिलेगा, हिंदू मुस्लिम मैरिज एक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। आप खुद भी ऑब्जर्व करते रहिए क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है। कह रहा है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2018 के उपरांत धारा 376 क में न्यूनतम दंड कितना है? तो साथियों यहाँ पे न्यूनतम दंड कितना है? तो यहाँ पे दिया है 10 वर्ष, यहाँ पे न्यूनतम दंड की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं साथियों, यहाँ पे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। यहाँ पे दिया है द वर्जीनिया विल किससे रिलेटेड है? तो ये 1776 से रिलेटेड है। द UN चार्टर का जो मामला है तो ये 1945 के मामला है। द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो 1789 की बात करते हैं। और मैग्ना कार्टा 1215 की बात करते हैं, जो कि जिसको कि हम लोग मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट से इसको हम लोग रीड करके पढ़ते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों A वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 वर्णित अपवादों की संख्या बता रहा है। अब देखिए जो IPC में जब हम लोग डेफेमेशन पढ़ते हैं तो डेफेमेशन की बात कर रहा है कि इंडियन पिनल कोड में डेफेमेशन में कितने एक्सेप्शन दिए हैं। तो साथियों आप सभी को पता है कि 10 एक्सेप्शंस के बारे में वहां पे बात किया जाता है और उसी 10 एक्सेप्शंस के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है सिविल और राजनीतिक
अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा 1966 का अनुच्छेद 27 मान्यता प्रदान करता है। किस प्रकार का मान्यता प्रदान करता है? तो साथियों ये अल्पसंख्यक अधिकारों के बारे में क्या करता है? मान्यता को प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना संबंधी प्रावधान कहाँ पर दिए गए हैं? कहाँ पे? अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट हैज बीन प्रोवाइडेड। कहाँ पे दिया गया साथियों? तो ये आर्टिकल नंबर 2 के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कह रहा है शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित अभिसमय संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था साथियों? तो ये 28 जुलाई 1951 को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सरकारी कंपनी परिभाषित है, जो गवर्नमेंट कंपनी है ये कहाँ पे परिभाषित किया गया है साथियों? तो ये परिभाषित करने का काम ये हमारा सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज 45 के अंतर्गत इसको क्या किया गया? परिभाषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है देशी लोगों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र घोषणा को महासभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो कब स्वीकार किया गया था साथियों? तो इसको किया गया था 13 सितंबर 2007 को इसको क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। कह रहा है कि पेटेंट अधिनियम 1970 की निम्न धारा में पेटेंट शब्द परिभाषित है। तो पेटेंट शब्द कहाँ पे परिभाषित है साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर है, जो नन ऑफ द एबो इसका करेक्ट आंसर मार्क किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। अब जैसे यहाँ पे सूची के बारे में बात हमने कर लिया, अब यहाँ पे जो पहला दे रहा है मेयर ऑफ ब्रंडफोर्ड बनाम पिलर्स का मामला किसे से है? तो ये 4th नंबर से। यदि कानूनी दृष्टि से कोई क्षति नहीं है तो विदेशपूर्ण कार्य तक के लिए कार्यवाही नहीं की जाएगी। फिर दोनों घुल बनाम स्टीवेंसन्स का मामला किसी से संबंधित है? तो ये है दोस्तों उपभोक्ता निर्माणकर्ता के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। जो सी वाला है इसका क्लास मेंटेनेबल ईस्ट इंडिया लिमिटेड होटल से किसी से संबंधित है? तो ये अत्यधिक शुल्क लेने वाले होटल से अपने आगंतुकों के साथ काफ़ी उच्चतर स्तर पर देखभाल की आशा करता है, उससे संबंधित है। और डी वाला इससे संबंधित है। खादीवादी स्वयं क्या है? 1 मिनट। हाँ, स्वयंवादी को चोट के भय के लिए स्नाविक घातक के नाम माना गया। तो ये आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड है। इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया गया साथियों ये डी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड सेफ्टी वॉल्व्स। किसको हम लोग सेफ्टी वॉल्व के नाम से जानते हैं? तो साथियों कहा जाता है आर्टिकल नंबर 356 को, मीन्स की आर्टिकल नंबर 356 को हम लोग सेफ्टी वॉल्व के नाम से जानते हैं। कहाँ पे जानते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है अ पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रॉय द FIR as he could not conduct the investigation due to the other occupation, but later upon media reports made a fresh report basing upon the total different fact. What offences if any has been committed by him? अगर इस प्रकार से किया जा रहा है तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। देखिए लिखा है डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट टू द प्रेजेंट इज प्रोड्यूस एड्स आइडेंटिफाई एविडेंस एज पर सेक्शन 204 ऑफ इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों को आरक्षण दिया गया था? तो आप सभी को पता है साथियों EWS के बारे में बात कर रहा है और 103वां संविधान संशोधन के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है अभिकथन ए और कारण आर पढ़िए, मीन्स कि रीजन और असर्शन के बारे में कह रहा है कि आप इसको असर्शन करिए, रीजन को पढ़िए और असर्शन करिए। कर एक दंगा विशिष्ट कार्यकलाप की स्थिति में अवैध सभा मात्र है। तर्क दे रहा है बल का प्रयोग दंगा को अवैध सभा से अलग करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये ए वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जा रहा है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आप लोगों ने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी राज्य में मुख्यमंत्री को शामिल करके मंत्रियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो साथियों मुख्यमंत्री को शामिल करके किसी राज्य में मंत्रियों की संख्या 12 होनी चाहिए, उसी 12 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कार्य
उकसाव से संबंधित नहीं है। तो ये जो उकसाव से संबंधित नहीं है, सांत्वना के लिए परामर्श देना ये उकसाव से संबंधित नहीं होता है। किसी को सांत्वना देना ये उकसाव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं। संविदा अधिनियम 1882 की कौन सी धारा अभिकरण को परिभाषित करती है? तो ये परिभाषित नहीं करती है, परिभाषित इसको कहीं पे भी नहीं किया गया इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता के धारा 90 के अनुसार दुर्व्यपदेशन के लिए आपराधिक दायित्व निर्धारित किया जा सकता है जब यह सुनिश्चित किया जाता है कि सहमति ली जाती है। सहमति किसकी ली जाती है, सहमति कैसे ली जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कपट द्वारा जो इच्छा के प्रयोग को रोकता है उसी के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करते हैं दोस्तों। कर रहा है आपातकाल की उस घोषणा परिभाषित है, कहाँ पे परिभाषित है? तो यह आर्टिकल नंबर 366 के क्लॉज 18 के अंतर्गत इसको क्या किया गया, परिभाषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। कर रहा है निम्नलिखित में से किसने न्यायिक लघुकरण असंभव बन जाता है? तो कहाँ पे बन जाता है? इसका करेक्ट आंसर साथियों सी होगा। सामूहिक बलात्संग के बाद मानव वध में यहाँ पे लघुकरण कम बन जाता है, मीन्स कि लघुकरण करना संभव नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करते हैं। संविदा अधिनियम 1882 की संविदा अधिनियम 1872 की धारा चल प्रत्याभूति से संबंधित है। तो कहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है? तो ए और बी इसका दोनों सही होगा। ए में धारा 129 और धारा 130 की बात कर रहा है। ए और बी इसके दोनों सही होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। अभियुक्त के विचारण के लिए अधिकार क्षेत्र पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अब साथियों इसको सुमेलित करना है और इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जा रहा है वो ए इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए क्या कर रहा है साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की निम्न धारा में कंपनी परिभाषित है। तो कंपनी कहाँ पे परिभाषित है? तो साथियों ये कहाँ पे परिभाषित है? धारा 2 के सब क्लॉज 20 के अंतर्गत ये कंपनी क्या है, परिभाषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं साथियों। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और एक राज्य के विधानमंडल को भारत का आकस्मिक कोष अथवा राज्य का आकस्मिक कोष बनाने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये कौन करता है साथियों? ये करता है सेक्शन नंबर 267 के बारे में ये बात कर रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा केवल थर्ड इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 40 में कर रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार एक अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा के समक्ष साक्षी हो सकता है। ये कहाँ बताया गया है? धारा 315 में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता से क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता से भी क्वेश्चन यहाँ पे राइज कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है अभिकथन ए मीन्स की कारण ए को पढ़िए और कथन रीजन और असर्शन को देखिए। असर्शन कह रहा है कि संशोधन के द्वारा संसद भारत के संविधान के मूल विशेषताओं को नष्ट कर सकती है। कारण कह रहा है संशोधन के अधिकार में भारत के संविधान के निराकरण का अधिकार शामिल नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ए होगा। दोनों ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं साथियों। कह रहा है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 प्रवृत्त हुआ था। कब हुआ था? तो 3 फरवरी 2013 को ये प्रवृत्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय की विशेष खंडपीठ ने माना है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर याचिका भी पूर्व न्याय के आम सिद्धांतों के अधीन है? तो ये कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों ए होगा। अब ए में MSM शर्मा वर्सेस डॉक्टर श्री कृष्णा सिन्हा इसके करेक्ट आंसर मार्क किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करते हैं साथियों। 44 में कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। प्रथम अनुसूची में जब आप देखेंगे प्रथम अनुसूची दंड प्रक्रिया संहिता यहाँ पे दिया होगा ऐसे SOPCBT मीन्स की सेक्शन ऑफेंस पनिशमेंट, उसके बाद से कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल बेलेबल नॉन बेलेबल ट्राइबल बाई वीज कोड, ये शेड्यूल 1 में ये प्रोवाइड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन अब भारत में मुस्लिम कानून का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं रहा है? रूढ़ियाँ और प्रथाएं इसका महत्वपूर्ण स्रोत नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संपत्ति के कब्जे से संबंधित किसी विवाद को निर्णित किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं। यदि एक मुस्लिम महिला गर्भवती है और पति की मृत्यु के कारण विवाह भंग हो जाता है, इद्दत की अवधि क्या होगी? तो 4 मास 10 दिन या प्रसव तक जो भी लंबा हो वही उसका इद्दत की अवधि मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है स्वीकृति हेतु उपस्थापन के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? इसमें से क्या सत्य नहीं है? तो डी वाला जो है साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा और यही सत्य नहीं है।
आहृति की मृत्यु हो जाने पर उसके बिल उस विश्व के मीन्स की बिल उसके विधिक प्रतिनिधियों के प्रति उपस्थित नहीं किया जा सकता, उसी के बारे में बात कर रहा है। 49 की हम बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। स्मृति जो स्मरण किया जाता है, श्रुति जो सुना जाता है, दया भाग की बात करता है, जीवमुत वाहन की बात करता है, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की बात करता है। अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर साथियों डी वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका ये 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए, चेक बाउंस होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है साथियों? ए वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। चेक बाउंस होना एक समनीय अपराध है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों 50 क्वेश्चन का ये स्लॉट था, मैंने 50 के 50 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करा दिया। अब जो नेक्स्ट सेशन लेकर के आऊँगा साथियों, अगर आपका पॉजिटिवली कमेंट मिलता है तो मैं नेक्स्ट सेशन बहुत ही जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा, जो 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर के बीच का जो भी क्वेश्चन बन रहा है, जो कि LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है और खास करके ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से रिलेटेड है। और दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देना चाहता हूँ, चाहे वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, चाहे वो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, इन सभी का पैटर्न एक जैसा है। अभी मेरे पास जितने भी पेपर हैं उन सभी पेपर को मैं इसी तरह धीरे धीरे पार्ट वाइज जैसे जैसे हो सकता है, जैसे पॉसिबल हो सकता है वैसे मैं करा दूंगा। आप लोग खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है, क्वेश्चन के पूछने का नेचर क्या है, सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, खुद ही एनालिसिस कर लेंगे। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन ओपन है साथियों, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन किस प्रकार से हेल्पफुल आपके एग्जामिनेशन के लिए कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए, थैंक यू।